हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नर्सिंग मिशन। ये सीरीज है आपकी प्रिपरेशन, आपके मिशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए। और आज का जो चैप्टर है बेटा वो है हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसके ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट होगा जो आपका नर्सिंग के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो अपन सारे के सारे करने वाले हैं। दिस साइड विकास चौधरी। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हम एनएलएम और फ्रिक्शन को इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। तो आप सब बच्चों को पता है कि हमारे पास 3 न्यूटन के लॉज है। पहला लॉ क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू, है ना। पहला लॉ क्या कहता है बेटा? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। जो भी आपका बॉडी का स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो चाहे स्टेट ऑफ मोशन हो, बॉडी उसको होल्ड करके रखती है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप सब बच्चे जानते हैं, पर न्यूटन के फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है? ये आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है फोर्स के बारे में। अब बच्चे कहेंगे कि सर क्वांटिटेटिव मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर मुझे उस फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो बेटा उसके लिए हमारे पास सेकंड लॉ है जो हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में, जिसका स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो ध्यान रखेंगे बेटा, बॉडी पर फोर्स लगने से मोशन कॉज नहीं होता है, बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से मोशन कॉज होता है। तो आपका अगर उस फोर्स का आप मैग्नीट्यूड मतलब कि वो कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ काम आएगा। और इस सेकंड लॉ का कहना है कि फोर्स जो भी अप्लाई हो रही है, जो मोशन को कॉज करेगी, वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर रहेगी। मोमेंटम को अपन लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं यहां मोमेंटम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास बन के आएगा डी mv/dt। इसमें से दो सिचुएशन बनती है। अगर मास कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा बेटा, तो dv/dt होता है एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला आप सब बच्चों ने पढ़ा है ना। आप सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है। और अगर बेटा जी अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी बाहर आ जाएगा और बचेगा फॉर्मूला क्या है? v dm/dt। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अपने पास क्वेश्चन आता है कि थर्ड लॉ क्या बोलता है। आप सब बच्चों ने पढ़ा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी के बारे में बेटा आपका न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। पर सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनल फोर्सेज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? इंटरनल। और इंटरनल फोर्सेज हमेशा किस में एक्ट करती है? ऑलवेज एक्ट इन पेयर। हमेशा किस में एक्ट करती है बेटा? ऑलवेज एक्ट इन पेयर। और ये हमेशा पेयर में एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो नेट वर्क डन होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ लेगा बेटा। तो नेट वर्क डन हमेशा कितना रहेगा? 0, क्योंकि दोनों पेयर में एक्ट करेगी, दोनों की वजह से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से नेट वर्क डन आपका 0 रहेगा। उसके अलावा अगर मैं यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं बेटा तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। रिप्रेजेंटेशन अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको सिर्फ कैपिटल N लिखना है, ठीक है, तो वो भी उसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। सीजीएस यूनिट जो है वो डायन है। इसके अलावा बेटा इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। बहुत बार आपने क्वेश्चन के अंदर ये वाली यूनिट लिखी हुई देखी होगी। तो होती क्या है? एसआई में ग्रेविटेशनल यूनिट होती है बेटा केजी वेट और केजीएफ। और एक केजीएफ जो है वो 10 न्यूटन, माने तो जिसको अपन 9.8 न्यूटन बोलते हैं, के बराबर होता है। सीजीएस जो होता है बेटा वो ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स को भी आप न्यूटन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी बेटा मैं यहां बता देता हूं। तो एक ग्राम फोर्स जो होगी, पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, दैट इज -3 kgf। और आपको पता है एक kgf किसके बराबर है सर? 10 न्यूटन के बराबर। तो इसका मतलब एक ग्राम फोर्स जो है वो 10 की पावर -2 न्यूटन के बराबर रहती है। बहुत बढ़िया। तो जब आप न्यूटन के तीनों लॉज को समझ लेंगे, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सेकंड लॉ के द्वारा दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू dp/dt और मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी पर बेस्ड, ठीक है, अपन एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं बेटा। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन का। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इतनी फोर्स, देखो फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में दी गई है, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बेटा। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो गया हमारे पास? 36 + 64 + 100, और ये मेरे पास बन के आ जाएगा 200, जिसको मैं लिख सकता हूं 10√2। तो फोर्स मेरी ये आ गई, एक्सेलरेशन ये है, और मास के बारे में पूछा है। तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा बेटा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, दैट इज 10√2/1। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई सर? दैट इज 10√2। विच ऑप्शन? 10√2, दैट इज योर सी ऑप्शन।
इन केजी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा इसके। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। तो ये हमें मास दे दिया, टाइम दे दिया, मूविंग विद स्पीड दिस, तो फोर्स एक्सपीरियंस। अभी मैंने आपको बताया कि अगर मास कांस्टेंट रहता है तो आप फोर्स के फॉर्मूले को क्या भी यूज कर सकते हैं सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो बच्चे समझते हैं कि एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यहाँ से आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो बेटा एक एक करके। आपसे क्या पूछा है उसने, फोर्स एक्सपीरियंसेस, मतलब कि फोर्स तो उसने क्वेश्चन के अंदर पूछ ही लिया, ये तो मुझे कैलकुलेट ही करना है। मास कितना हो गया सर 150 ग्राम, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी गिवन है सर 20, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, अच्छा नहीं फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि उसने कैच किया जब वो बॉल 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, तो 0 माइनस 20, और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा सर 0.1। तो ये फोर्स कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो बॉल आपके पास हैंड पर एक्ट करेगी। तो इसकी वजह से है ना, इसको सॉल्व करके अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 15/100, इसको अपन लिख लेंगे -20/0.1, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, ये बन गया 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो फोर्स आ गया -30 न्यूटन। तो ये कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है जब आपने बॉल रोकी है ना, अभी मैंने बताया आपको जब आपने बॉल रोकी तो बॉल रोकने पे आपके हैंड ने जो फोर्स लगाई बॉल के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपका, देन ही एक्सपीरियंस द फोर्स, तो आपसे पूछा बॉल के द्वारा फोर्स कितनी लगी, तो अगर आप -30 लगा रहे तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो +30 लगाएगी, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा बेटा +30 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये फोर्स के फॉर्मूला जो सेकंड लॉ आपने पढ़ा उसके ऊपर ये आपके लिए सफिशिएंट क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने के लिए, और क्वेश्चन भी आप इस पे चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। अब आते हैं अपन किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इंपल्स पर। इसकी बात को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, है ना। मोमेंटम क्या होता है सर, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो फॉर्मूला है, आप हमें मोमेंटम का मतलब भी समझो। मोमेंटम का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी आफ्टर विड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स, लगी हुई फोर्स को जब आप हटा लेंगे उसके बाद बॉडी के अंदर कितना मोशन बचा है उसको कैलकुलेट करने के लिए मास इंटू वेलोसिटी नामक फॉर्मूला देते हैं। बिल्कुल सही बात। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है ना, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि मोमेंटम में कोई लॉस नहीं होना चाहिए, इस स्टेटमेंट को अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। पर क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों की तरफ से कि सर मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहेगा, इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। मैं यहाँ पे कंडीशन भी लिखते हुए चल रहा हूँ। कंडीशन क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर कितनी होगी 0, तब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, मोमेंटम कब कंजर्व्ड रहेगा, जब बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगी। तो उससे क्या सर, उससे ये कि आपकी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन आता है कि सर इंपल्स क्या रहता है। इंपल्स आप देख लीजिए बेटा, इंपल्स का स्टेटमेंट होता है व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, है ना, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, when large amount of force is applied for a short period of time, for a short period of, जब आप पीरियड ऑफ टाइम, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स कम समय के लिए लगाएंगे तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो इम्पल्स जो है मैथमेटिकली इक्वल हो गया F इंटू डेल्टा टी, और आप बच्चों को पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो गया सर, F इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब कि आप F इंटू डेल्टा टी को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। तो मतलब कि मोमेंटम के चेंज को ही इम्पल्स बोलते हैं। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम आया कि भैया जो एरिया है, क्या बोले सर आप, एरिया जो है, एरिया अंडर किस किस के बीच का, फोर्स एंड टाइम, वो आपको क्या देगा कि सर वो देगा इम्पल्स, और इम्पल्स ऑटोमेटिकली किसके बराबर है, मोमेंटम के चेंज के बराबर है। तो आप वहां से मोमेंटम का चेंज भी फाइंड कर सकते हैं। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन है उसको एक एक करके ध्यान दे लेते हैं। अब बॉडी एट रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जब रेस्ट पर है तो इनिशियल मोमेंटम उस बॉडी का अपन 0 मान लेंगे, इनटू 2 पीसेस ऑफ अनइक्वल मास। तो आपके पास ये बॉडी थी, ये आपके पास ब्रेक हो गई, एक मास m1 में गई और एक मास m2 में गई। तो इधर जाते समय उसकी वेलोसिटी लेट से v1 और इधर जाते अपन वेलोसिटी लेते v2। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा सर, m1 v1 प्लस m2 v2। ये सबसे पहले काम आपका, इनिशियल स्टेट का मोमेंटम निकाल लो, फाइनल स्टेट का मोमेंटम निकाल लो, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंडीशन को फिगर आउट कर लो। अगर होती है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रख लो, अगर
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसीड कर लो बेटा, इतना सा आपको काम करना है। उसने बोला अब बॉडी एट रेस्ट एक्सप्लोड, तो मतलब कि कोई एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा उसको एक्सप्लोड नहीं कराया गया, वो इंटरनल फोर्सेज की वजह से एक्सप्लोड हुई है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो यहां पर मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड। ऐसे करके बेटा आपको पहचानना है। अब बोला किसमें है, अनइक्वल मासेज है ना, मासेज इक्वल नहीं है, ठीक है। जब मासेज इक्वल नहीं है तो आपसे जो स्टेटमेंट पूछी है उसको पढ़ लेते हैं बेटा। देन द पार्ट विल मूव आर्बिट्रली इन द सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल स्पीड। चेक कर लो, आपको पता है मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इनिशियल मोमेंटम सर फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2, यहां से माइनस m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2। अब देखो एक चीज तो कंफर्म हो गई, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आपका एक जो वेलोसिटी है दैट इज माइनस m1 बाई m2 इंटू वी1, तो जो एक वेलोसिटी है वो दूसरे के नेगेटिव है, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका कंफर्म हो गया। अब चेक करना है कि अनइक्वल स्पीड है या इक्वल स्पीड है, क्योंकि m1 और m2 दोनों अलग अलग वैल्यू है, तो इन दोनों का डिवीजन कुछ नंबर देगा, वो जब मल्टीप्लाई v1 के साथ होगा तो v1 और v2 एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब हो गया सर अनइक्वल वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा पर अनइक्वल वेलोसिटी के साथ जाएगा, तो दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ शेल ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी। अब देखो एक शेल है जिसका मास कितना है m, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी सडनली ब्रेक, मतलब कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्रेक हो गया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं रहा, तो यहां पर भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा सर। इनटू टू पीसेस, द मास द पार्ट हैविंग मास m/3 रिमेन स्टेशनरी, इसमें से एक पार्ट जिसका मास m/3 है वो रेस्ट पे रह गया, और वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट, तो दूसरे पार्ट की आपको वेलोसिटी निकालनी है जिसका मास कितना हो जाएगा सर 2m/3। कॉन्सेप्ट आपको पता है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम निकाल लो सर वो हो गया m v के बराबर, और यहाँ से आप फाइनल मोमेंटम निकाल लो वो गया m/3 इंटू 0 प्लस 2m/3 इंटू वी। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के बराबर रहेगी सर, तो mv को आप 2m/3v के बराबर लिख लो, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी जो हमें मिली है लेट्स से vf, तो यहाँ से आपको vf की वैल्यू मिल जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ v। ऐसा चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है सर, दैट इज योर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इम्पल्स के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे सर आप बताए थे कि एरिया अंडर फोर्स टाइम क्या देता है, इम्पल्स, और इम्पल्स को ही क्या बोलते हैं अपन, चेंज इन मोमेंटम। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, आप जरा चेक करो, फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो एरिया चेंज इन मोमेंटम देगा। आपसे बोल दिया कि मास 2 kg की बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और स्पीड पूछिए आफ्टर 1 सेकंड के बाद, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी पूछिए। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल हो गया, आप एरिया निकालो। जब आप इसका एरिया निकाल लोगे ग्राफ का, जो कि आएगा F इंटू डेल्टा टी, जो बराबर होगा m डेल्टा पी के बराबर, और डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो गया mv माइनस 0, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया mv, और जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, एरिया को, तो एरिया ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ गया आपका, mv के बराबर आ गया। आपको क्या चाहिए सर, वेलोसिटी माने स्पीड चाहिए, तो उससे पहले एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे भाई, तो ये कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड, तो 0.5 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई 5। सिमिलरली ये भी कितना हो गया सर, 0.5 इंटू, ये हो गया 20, तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये आ गया 10, तो इन टोटल जोड़ेंगे तो सर एरिया आ गया 15, मास कितना है 2, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना हो गया सर 15/2, दैट इज 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन। तो डायरेक्टली आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया, बस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं बेटे, सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा मिशन नर्सिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे से किसके ऊपर है, देखो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा सर, हमने न्यूटन के लॉज देख लिए, दूसरा आपने क्या देख लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, इनके ऊपर आपने कॉन्सेप्ट को भी सीखा, इनके ऊपर आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। अब इसके बाद ये पहला स्टेप होता है इस चैप्टर के अंदर, दूसरा स्टेप होता है फोर्सेज को पहचानो, कितने टाइप की फोर्सेज है उनके बारे में जानो, फिर आप देखो कि उन फोर्सेस से बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में है या मोशन में है। तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो रिलेटेड है बेटा आपका टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम प्लस मोशन या स्टेट ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज की बात करूं, एक फोर्स तो हो गई जो आपने अप्लाई कर दी, जिसको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। दूसरी फोर्स हो गई बेटा वेट। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स exerted on body by gravity,
ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि वेट बॉडी का होता है, बिल्कुल होता बॉडी का ही है, पर बॉडी के द्वारा अप्लाइड फोर्स नहीं होती है, बॉडी पर लगती हुई फोर्स होती है ग्रेविटी के द्वारा, उसको अपन वेट बोलते हैं, और इस वैल्यू को अपन मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगली फोर्स आती है कॉन्टैक्ट। जब दो बॉडी फिजिकली इन कॉन्टैक्ट हो, एक दूसरे के अगेंस्ट टच हो, तो उस टाइम पर कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा आती है। एक फोर्स होती है उसमें से नॉर्मल रिएक्शन, उसको कुछ बच्चे एन और कुछ बच्चे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी फोर्स होती है सर फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी होती है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी तब एक्ट करेगी जब दो बॉडी फिजिकली इन कॉन्टैक्ट है, और फ्रिक्शन फोर्स भी तभी एक्ट करेगी। ठीक है। अगली फोर्स होती है टेंशन। ये बेटा जी आपके पास स्ट्रिंग में एक्ट करती है। टेंशन कभी भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती है, अपोजिंग फोर्स होती है। जब आप स्ट्रिंग पर कोई फोर्स लगाओगे तो उसके मॉलिक्यूल उस फोर्स के अगेंस्ट एक इंटरनली क्या डेवलप करेंगे बेटा? एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप करेंगे। उस फोर्स को टेंशन बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं टी से। और हमारा सिलेबस जो है वो इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग के बारे में बात करता है। माने इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से, क्या बोले सर, कि इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी, और मासलेस होने की वजह से जितने भी अटैच्ड मासेस होंगे उस स्ट्रिंग से वो एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो ये दो पॉइंट आपको बेटा स्ट्रिंग से रिलेटेड ध्यान रखना है। सीडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है सर। कैसी फोर्स है? इमेजिनरी फोर्स। ठीक है। और ये कब एक्ट करती है? जब फ्रेम कैसा होता है? नॉन इनर्शियल, मतलब कि एक्सेलरेटेड फ्रेम। सीडो फोर्स कभी भी इनर्शियल फ्रेम में एक्ट नहीं करेगी। और दूसरी जो खासियत है इसकी सीडो फोर्स की, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कौन सा? आपका ऑब्जर्व्ड बॉडी का, और एक्सेलरेशन लेते हैं बेटा जी आप ऑब्जर्विंग बॉडी का। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना इसके लिए क्या पहचानना पड़ेगा? इनर्शियल फ्रेम पहचानना पड़ेगा। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो जो बॉडी आपकी जो ऑब्जर्व्ड बॉडी है उसका मास लेना है, और एक्सेलरेशन लेना है ऑब्जर्विंग बॉडी का। मतलब कि जहां से आप बैठकर ये चेक कर रहे हो कि भाई उस फलाना बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ऑब्जर्विंग बॉडी का एक्सेलरेशन रहेगा और मास रहेगा ऑब्जर्व्ड बॉडी का। तो तब आपको मिल जाएगा अपना सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स हमेशा एक्ट करता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दी एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, सीडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। अभी मैं एलिवेटर के इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वहां इस चीज को मैं एनालाइज भी करा दूंगा बेटा। इसके बाद देखते हैं हम अगली चीज को। जब आप सारी फोर्सेज को पहचान लेंगे, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और ध्यान रखेंगे, जितनी भी और फोर्सेज है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन हो गया, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, चाहे टेंशन हो गया, ये सारी फोर्सेज इनर्शियल फ्रेम में काम करती है। ठीक है। नॉन इनर्शियल में भी करती है, ऐसा नहीं है कि नॉन इनर्शियल में नहीं करती, पर इनर्शियल फ्रेम के अंदर तो ये 100% काम करती है। सीडो फोर्स जो है वो सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही काम करती है बेटा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स भी जीरो हो जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स भी अगर किसी बॉडी पर लगती हुई जीरो हो जाए, तो उसकी वजह से वो बॉडी काहे में आ जाएगी? रेस्ट में। और उसी कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में बोली है तो उस पर लगती हुई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज को आप जीरो कर दो, जो भी डिजायर्ड रिजल्ट उसने पूछा है वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी इसके ऊपर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? जब हॉरिजॉन्टल फोर्स और आपका वर्टिकल फोर्स जीरो के बराबर नहीं होती, तो जब बराबर नहीं होती उसकी वजह से बॉडी के अंदर मोशन कॉज होता है। और फिर काम आता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आपके पास फोर्सेस जीरो ना हो तो वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस किसके बराबर हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, तो आप उसी फोर्स के रिजल्टेंट वैल्यू को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रखेंगे। क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए कि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो बेटा जी आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन के। और अगर मोशन बेटा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्टिकल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन के। दैट इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। होप सो कि आपको बात समझ में आएगी। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पर बेस्ड ही है। क्या बोला आपसे?
एक बॉडी है 60 केजी की, तो बेटा जी इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ मैं, जब आप सारी फोर्सेज पहचान लेते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है, वर्टिकल फोर्स कितनी है। इसके लिए बेटा आपको ड्रॉ करना रहता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम की एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत है, वो ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आप उन फोर्सेज को दिखाते हो जो बॉडी पर एक्ट करती है, ना कि जो फोर्सेज बॉडी लगाती है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, मान लीजिए कि इस हाथ पर मैंने ये फोर्स लगाई, मतलब इस हाथ का अगर आपको एफबीडी बनाना है तो इस पर सिर्फ लगती हुई फोर्सेज आपको दिखानी है, इसने जो फोर्सेज लगाई वो रिप्रेजेंट नहीं करनी होती। तो अभी मैं यहाँ करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। क्या बोले सर आप एफबीडी बना लीजिए, क्या बोले सर आप इसका एफबीडी बना लीजिए। तो जैसे कि ये वेट है हमारे पास 60 केजी का, तो इसका आपका नीचे की तरफ मास अगर 60 केजी है तो बेटा इसका वेट नीचे कितना हो जाएगा सर, 60 जी हो जाएगा। ऊपर की तरफ को अभी मैंने आपको बताया इसमें टेंशन एक्ट करती है। रस्सी पे जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, उसी को टेंशन बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जब आप इसको रस्सी को नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर वाला एंड रस्सी को ऊपर खींचेगा तो एक टेंशन सर इसमें नीचे की तरफ लगेगी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर टेंशन लग गई टी क्यू ऊपर नीचे की तरफ, ऊपर वाले एंड पे नीचे की तरफ, नीचे वाले एंड पे ऊपर की तरफ। ये कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली क्योंकि एंड यहाँ पर फिक्स है, टाइड है, तो ऐसे ही करके बेटा यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगी और ऐसे ही करके यहाँ पर भी इधर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ऐसे करके टेंशन आ जाएगी। पूछा क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत सिंपली समझेंगे ये वाली, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वर्टिकल फोर्स नेट जीरो होगी, तो यहाँ पे टी क्यू किसके बराबर हो जाएगा सर, 60 जी के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा भाई, 60 जी के बराबर, पहली फोर्स। दूसरा, अब यहाँ चेक करो, इस पर एक एक्सिस ड्रॉ करो, है ना, यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करो। अब इस एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या पाया कि यार ये वाली जो इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है ये सर दोनों एक्सिस में से किसी भी एक्सिस में नहीं है, तो इसको रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे अपन, रिजोल्व। तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, टी आर कॉस 60, और ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा जी आपके पास टी आर साइन 60। जिसको आप रिजोल्व कर लेते हो उस फोर्स का कोई यूज नहीं है। अब इस पॉइंट पर आप चेक करो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है और वर्टिकल फोर्स कितनी है। क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हॉरिजॉन्टल में लगने वाली फोर्स नेट जीरो होनी चाहिए और वर्टिकल फोर्स भी जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब इधर लगने वाली फोर्स इस पॉइंट पर इधर लगने वाली फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेटा टी आर साइन 60 इधर, और पीछे की तरफ कितना है, टीपी। अब मुझे जरा देख के बताओ, आपको यही तो चाहिए, इसके लिए बस आपको टी आर को सॉर्ट करना है। अब टी आर किसके बराबर है, टी आर वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है, ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली फोर्स के बराबर होगी। तो इसका मतलब टी आर कॉस 60, इक्विलिब्रियम में नीचे कौन लग रहा है सर, टी क्यू, और टी क्यू आप ऑलरेडी फाइंड करके बैठे हो, तो टी आर कॉस 60 किसके बराबर हो गया सर, 60 जी के बराबर। अब मुझे यहाँ से समझ के बताओ, ये हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू 120 जी। तो सर यहाँ से टी आर की वैल्यू आ गई, सॉरी 60 जी, तो ये आ गया 120 जी। तो टी आर की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली, कितना, टी आर की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने, दैट इज 120 जी। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, सो 120 जी इंटू साइन 60 बिकम √3/2, दैट इज योर टीपी। इसको कैंसिल आउट करेंगे 60, तो बेटा जी टीपी की वैल्यू आ गई 60 √3 टाइम्स ऑफ जी। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 130.9 के अराउंड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते, तो ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हमारे से, इसमें क्या बोल दिया, 3 कॉन्ग्रुएंट फोर्स बोली। कौन सी बोली, कॉन्ग्रुएंट कोप्लेनर। कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज वो होती है जो बेटा एक ही पॉइंट पर एक्ट करती है, कोप्लेनर वो होती है जो एक ही प्लेन में करती है। मतलब कॉन्ग्रुएंट कोप्लेनर वो फोर्सेज हो गई जो एक प्लेन के अंदर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रही है। वो फोर्सेस कितनी कितनी दे दी आपको, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी, कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो मतलब कि वो इक्विलिब्रियम में रहने की स्टेट को बताना चाह रहा है इन तीनों फोर्सेस की मदद से। तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस जब एक्ट करती है तो वो कुछ इस तरीके से लगती है। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी बोलते हैं। अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, F3 है, तो इन तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से एक पॉइंट पर जब वो एक्ट करेगी तो उनका वेक्टर एडिशन का सम किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर एडिशन का सम 0 के बराबर होना चाहिए। माने तो कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ F3 वेक्टर हो, तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड करूं तो वो तीसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ चेक कर लेते हैं, उन्होंने बोला कि अगर मैं दो फोर्सेज एक 2 और 3 लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया और सर यहाँ आपने 3 ले लिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं
इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर, दैट इज 4 + 9 जो कि आएगा √13, और ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3.6। पर आप जब इन दोनों फोर्सेस को लोगे तो आपकी इन दोनों फोर्सेस को लेके वो थर्ड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर आना चाहिए था, पर नहीं आ रहा है रिजल्टेंट। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं। तब 1 और 2 को ले लो, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अगर आपकी ये फोर्स 1 न्यूटन और ये 2 न्यूटन होगी तो ये कितनी बन जाएगी सर, 1 + 4 = √5, कितना आ गया 2.414। आना कितना चाहिए था, 1 और 2 को लेके आपका 3 आना चाहिए था, क्योंकि तीसरी फोर्स कितनी है 3, क्योंकि इन तीनों फोर्सेस का ही वेक्टर एडिशन 0 के बराबर होगा, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में पढ़ी जाएगी। ठीक, अब आते हैं अगले वाले के अंदर 1 और 3। क्या बोलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के अंदर बेटा, 1 और 3। अगर मान लीजिए कि इसको 1 और इसको 3 में रखता हूं तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा सर, 1 + 9 दैट इज √10। ये वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है 3.16। आना किसके चाहिए थी ये बराबर 2, तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए। चौथा क्या कहता है, कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब कि इन फोर्सेस के साथ मैं उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाऊंगा, तो दैट इज योर सी ऑप्शन बेटा। एक इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और इस बार की जो संभावना है पेपर की वो भी मॉडरेट है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते, अभी भी ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा जाए दो बॉडीज के बीच में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस दोनों बॉडी को मूव करने वाली जो नेट फोर्स है वो कितनी है सर, 15, और टोटल मास कितना है, दैट इज ma + mb। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आपसे बोला ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस 2 ब्लॉक ए एंड बी आर एक्सेलरेटेड अप बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। मास बी का जो है वो ट्वाइस है मास ए के। तो ये कंडीशन आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द फोर्स ऑन बी इज, तो आपसे पूछा है इस बी पे, देखो अब ए जो फोर्स लगी वो तो आपके पास ए पे लगी, तो बी पर डायरेक्ट तो फोर्स नहीं है, तो डायरेक्ट फोर्स ना होकर कौन सी फोर्स होगी सर, क्योंकि ए और बी कॉन्टेक्ट में है, तो ए और बी के बीच में होगा कॉन्टेक्ट फोर्स। तो कॉन्टेक्ट फोर्स जो है उसको अपन आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके लिए क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो भी मैं बता देता हूं, कि जब आपकी दो बॉडी कॉन्टेक्ट में हो और आपको उनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स निकालनी हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उस डायरेक्शन में जब आप चलेंगे, जिन बॉडी के बीच में कांटेक्ट है बेटा, तो उसमें जो अगले वाली बॉडी है, फोर्स की डायरेक्शन में अगले वाली बॉडी है जिनके बीच में आप कांटेक्ट फोर्स निकाल रहे हो, उसका मास लेते हैं, तो यहां अगले वाली बॉडी कौन सी है, ए पर तो फोर्स लगी और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए से बी की तरफ है, तो ए से अगले वाली बॉडी कौन सी है सर, बी, तो एम बी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी चल रही होगी। तो आप डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है एफबीडी बनाइए, दो इक्वेशन बनाइए, उनको रिजोल्व कीजिए, फिर आंसर पाइए। उसमें आपका टाइम लगेगा पर आपको कम टाइम के अंदर क्वेश्चन करना है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया एम बी इंटू ए। तो आपको एम बी तो पता है जो कि है ट्वाइस ऑफ एम ए, आपको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया कि आपके पास बॉडी पर जो भी नेट फोर्स लग रही है उसके टोटल मास से डिवाइड कर दो, तो एक्सेलरेशन मिल गया। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, r इज इक्वल्स टू एम बी दैट इज ट्वाइस ऑफ एम ए, और ये कितना हो गया f 15 बाय एम ए प्लस एम बी। यहाँ सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, ट्वाइस ऑफ एम ए इंटू 15 बाय एम ए, और एम बी कितना है सर 2 टाइम्स ऑफ एम ए। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना सर 30 एम ए इन डिवीजन, ये कितना हो गया 3 एम ए, तो एम ए से एम ए कैंसिल और ये बच गया 10। तो इन दोनों के बीच में जो आपका फोर्स आया कांटेक्ट में रहने की वजह से वो है सर 10 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन भी सिमिलर है, तुरंत करके देते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बेटा 6 to 4 हो गई। आपको इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालनी है, तो फॉर्मूला हो गया 4 × a। एक्सेलरेशन में आपको बताया नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स 5 न्यूटन है, टोटल मास हो गया सर 10। तो देखो आपने डायरेक्ट कर दिया नहीं कर दिया, तो r इज इक्वल्स टू 4 × 1/2, तो सर अपने पास आंसर आ गया 2 न्यूटन। तो आपके पास विच ऑप्शन, दैट इज योर सी ऑप्शन। इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, चाहे स्ट्रिंग के साथ हो रहा हो, चाहे आपके पास कांटेक्ट में दो बॉडी के रहने की वजह से हो रहा है, सबके लिए यही सिचुएशन है। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास गिव्स यू एक्सेलरेशन, और आपको जब कांटेक्ट में रहने की वजह से फोर्स निकालनी हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और जिन बॉडी के बीच में आप निकालना चाहते हो, तो उसमें नेक्स्ट वाले मास को टोटल एक्सेलरेशन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा। अगले क्वेश्चन में हमारे से बोल दिया कि 3 वेट है ए बी सी कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, द सिस्टम मूव्स ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की टेंशन अपन टी मान लेते हैं। आपको पता है इसका वेट नीचे जाएगा 1g,
और इसमें ये चेक कर लेते हैं कि बॉडी मूव किधर कर रही है। ध्यान से समझना बेटा, इसके अंदर ये बॉडी मूव किधर कर रही है। जैसे 5 kg है, इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर टोटल 4 kg हो गया, मतलब कि इधर 40 न्यूटन फोर्स होगी, इधर आपकी 50 न्यूटन फोर्स होगी। तो मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है, तो एक्सेलरेशन इधर रहेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए अभी मैंने क्या बताया आपको, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो ये इसका जो फोर्स है नीचे धकेलने वाला कितना है 5g, इन दोनों का जो फोर्स है नीचे धकेलने वाला वो 4g है, सॉरी इधर 5g इधर 4g। अब बताओ 4g मतलब 50 न्यूटन और दूसरी तरफ हो गया 40 न्यूटन, तो कौन सी बड़ी फोर्स होगी सर 50 न्यूटन, और रोकने वाली फोर्स कितनी होगी सर 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 50 माइनस 40 अपॉन टोटल मास। तीनों बॉडीज का मास सम कर दो, तो 5 + 3 8 + 1, तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 10/9। तो ये एक्सेलरेशन मिलेगा, ये ब्लॉक नीचे इस एक्सेलरेशन चलेंगे और ये दोनों ब्लॉक भी आपका इसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ को चलेंगे। अब आप इस वाले को चेक कर लो बेटा, है ना, आप इस वाले को चेक कर लो, आपको टेंशन किस किस के बीच में चाहिए सर, इन दोनों डब्बों के बीच में। तो आप इसका FBD बनाओ B का, तो जब आप B का FBD बनाएंगे तो नीचे कितना हो गया G, और ऊपर की तरफ लग रही है बेटा जी टेंशन, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, बॉडी ऊपर चल रही है। तो ऊपर वाली फोर्स वर्टिकल फोर्स जो अपवर्ड है वो ग्रेटर हो गई, नीचे वाली कम हो गई। तो इसका मतलब जब आप नेट वर्टिकल फोर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा T - 10, और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, इसके मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो यहाँ से आ गया T - 10 इज इक्वल्स टू A, और A की वैल्यू है 10/9, तो दैट इज T - 10 इज इक्वल्स टू 10/9। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं बेटा तो 10/9 + 10 दैट इज योर, इधर जाएंगे 90 + 10/9, तो टेंशन की वैल्यू होगी 100/9, जिसको अपन लिख सकते हैं 10g/9। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज 10g/9, दैट इज योर डी ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। होप्सो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना है, इस तरीके से परफॉर्म करना, उस लॉजिक को आप समझते हुए चल रहे होंगे। आपसे क्या बोला, अ मैन ऑफ मास 50 kg, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है सर 50 kg। तो मतलब ये नीचे की तरफ को जो फोर्स लगाएगा वो 50 G फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। इसने कैरी किया हुआ शोल्डर पर 40 न्यूटन का बैग, ठीक है। द फोर्स विद विच द फ्लोर पुशेस अप हिज फीट। अब एक चीज़ बताओ, पहले इस फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो इस फ्लोर पर क्या हो रहा है कि जो ये बॉडी है ये इसके कांटेक्ट में है, तो ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, तो इस पर लगने वाली फोर्स जो है वो N है। अब अगर मैं मैन की बात करूं बेटा, ठीक है, अगर मैं मैन की बात करूं तो मैन पर क्या क्या लग रहा है, क्योंकि जब ये फ्लोर पर N लगा रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स इस पर भी लगेगी। अगर ये नीचे N लगा रहा है तो फ्लोर भी इस पे ऊपर क्या लगाएगा, N फोर्स लगाएगा। दूसरा, क्योंकि इसकी बॉडी का वेट है तो उसकी वजह से एक नीचे की तरफ को वेट एक्ट कर रहा है। ये वेट कितना हो गया, एक तो इसकी फोर्स और एक इसकी फोर्स, तो ये फोर्स कितनी होगी 50 × 9.8 + 40, तो इसका मतलब वेट हो गया हमारे पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 490 + 40 दैट इज 530। तो 530 न्यूटन की फोर्स जो है वो नीचे की तरफ को भार वजन के तौर पे नीचे लग रही है, और जब वो नीचे लग रही है तो उसकी वजह से फ्लोर इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है। अब क्योंकि ये फ्लोर के द्वारा लगाई गई फोर्स है और जो बॉडी है जो मैन है वो फ्लोर के कॉन्टेक्ट में है, तो जितनी फोर्स उस पर फ्लोर लगाएगा उतनी ही वो भी एवरेज में नीचे लगाएगा। तो इसका मतलब कि जो फ्लोर पर लगने वाली फोर्स है वो भी N है, तो दैट इज 530 न्यूटन। तो N की वैल्यू कितनी आ गई सर 530 न्यूटन। तो होप्स हो कि आपको ये बात बेटा क्लियर हुई होगी। अब हम समझते हैं एलिवेटर की सिचुएशन को, है ना, किसको समझ लेते हैं अपन अब, एलिवेटर की। एलिवेटर के अंदर अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मान लो कि आपका एलिवेटर है और ये रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब कि स्टेशनरी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कुछ अपन ऐसी ले लेते हैं कि भाई आपका जो एलिवेटर है वो मोशन में तो है पर वो किसी वेलोसिटी v से, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है। तुमने कहा कि सर इन सिचुएशन से क्या होने वाला है, एक एक बार को समझते हैं। मान लीजिए कि इसके अंदर कोई मैन है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पर है तो इस बॉडी पर इसका वजन कहाँ लगेगा, नीचे, क्योंकि ये एलिवेटर पर कुछ फोर्स लगा रहा है N, तो N फोर्स ही एलिवेटर इस पर ऊपर लगाएगा। अब ये क्योंकि रेस्ट पर है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो N है वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मैन जो फ्लोर पर फोर्स लगा रहा है ये उतनी ही फोर्स है जितना उसका वजन है। पर खेल कहाँ चेंज होता है, अगर एलिवेटर मोशन में आ जाए। अब मान लीजिए कि इस वाली सिचुएशन को मैं लेके चलूँ तो इसका वजन अभी भी कहाँ जाएगा, नीचे mg,
और फ्लोर इस पर अभी भी कितनी फोर्स लगाएगा n, क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया सर 0। एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से अगेन आपकी जो नेट फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब कि 0 के बराबर हो गई। तो इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्स फिर नीचे लगने वाली फोर्स के बराबर हो गई। तो अब फिर जो फ्लोर पर आप फोर्स लगा रहे हो, अब फिर जो फोर्स आप बेटा एलिवेटर के फ्लोर पे लगा रहे हो वो वेट के बराबर ही है। पर सिचुएशन नंबर 3, थर्ड सिचुएशन को समझते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, अब आपका एलिवेटर मूव करा पर एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन से मूव किया, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी से तो कम है पर एक्सेलरेशन कुछ है। तो उस टाइम पर जो यहाँ पर बेटा आपका मैन रहेगा, अब वो कितना फोर्स फ्लोर पर लगाएगा इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम का, मतलब कि सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स मैंने आपको क्या बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन लेते हैं। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सीडो फोर्स एक्ट करती है। अगर ये बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो इसमें सीडो फोर्स नीचे की तरफ को लगेगा। और सीडो फोर्स होता है ऑब्जर्व्ड मास इनटू ऑब्जर्विंग एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्विंग बॉडी कौन सी है, एलिवेटर, इसका एक्सेलरेशन, और ऑब्जर्व्ड मास कौन है, मैन। ये बात आई इतनी समझ में, बिल्कुल आई। तो हम इसका एफबीडी बनाते हैं और चेक करते हैं कि इस पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी है। एक तो इस बॉडी का वेट हो गया, ये फ्लोर की वजह से इस पे है ना, फ्लोर की वजह से इस पर ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि बॉडी ऊपर चल रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से इस पर एक नीचे की तरफ को सीडो फोर्स भी लग रहा है। कंडीशन इक्विलिब्रियम की ही है, ऊपर लगने वाली फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, mg प्लस ma। तो अब जो फ्लोर पर पहले mg लग रहा था, अब mg ना लग के फ्लोर पर कितना फोर्स लगेगा, mg प्लस a। तो मतलब कि फ्लोर पर मोशन की वजह से ज़्यादा फोर्स लगना अप्लाई हो गया अगर बॉडी या एलिवेटर ऊपर की तरफ को जाता है। पर वहीं पर अगली सिचुएशन को समझते बेटा, इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और इसके ऊपर अभी अपन क्वेश्चन भी परफॉर्म करेंगे। अगली सिचुएशन क्या है, मान लो कि यही एलिवेटर है। अब ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन a जो कि लेस देन g है से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब इसमें जो मैन है उस पर चेक करते हैं कि अब क्या फोर्स लगेगी। आपको पता है एफबीडी के अंदर इसकी बॉडी का वेट नीचे रहेगा और फ्लोर इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, सीडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगती है, तो सीडो फोर्स ऊपर लगेगी, मास ऑफ द बॉडी एंड और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्विंग बॉडी। तो इसका मतलब कि n प्लस एम ए किसके बराबर हो गया सर, mg के। तो n हो गया हमारा mg माइनस a। मतलब कि अगर बॉडी किसी एक्सेलरेशन a से नीचे आती है तो फ्लोर पर वेट के कंपैरेटिवली लेस फोर्स लगती है। अगर यहाँ फ्लोर पर आप वेइंग मशीन रख देंगे तो जो मैन का वेट होगा अब वो पहले के मुकाबले कम मेजर होगा। पर अगर वहीं पर लिफ्ट नीचे ना आके ऊपर जाएगी तो बेटा वो वेट ज़्यादा मेजर होगा, क्योंकि उस टाइम पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिकम mg प्लस a इन ब्रैकेट। क्या ये बात आई आपको समझ में, बिल्कुल आई। एक और सिचुएशन होती है कि अगर मान लीजिए एलिवेटर फ्री फॉल कर जाए, नहीं आप समझे बात को, क्या कर जाए बेटा जी, एलिवेटर फ्री फॉल कर जाए। फ्री फॉल करने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए। ये इसमें मैन है, तो अब क्या होगा इसको भी समझ लेते हैं। इसका वेट तो नीचे रहना है mg, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि नीचे की तरफ है तो सीडो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगी, कितना, ma, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ma प्लस n जो है वो mg के बराबर ही रहना है, पर n किसके बराबर हो जाएगा, mg माइनस a। और आपको पता है एक्सेलरेशन a जो है वो g के बराबर है, तो g माइनस g इज इक्वल्स टू कितना आ गया, वैल्यू 0। तो इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। तो जो मैन पहले फ्लोर पर था, फ्री फॉल होने की वजह से वो कॉन्टेक्ट छूट जाएगा, है ना, वो कॉन्टेक्ट क्या कर जाएगा, उस पर से छूट जाएगा। अब वो ऊपर की तरफ उस लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर वो ऊपर की तरफ, मतलब फ्लोर से ऊपर की तरफ कहीं पर लाई कर रहा होगा, तो उसको चोट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। दैट इज अ कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, ठीक। एलिवेटर में ये चीज़ें आपको मोटा माटी अभी अपने पेपर के लिए ध्यान रखनी है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमारे से क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोल दिया, अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर अब आपने वेइंग मशीन लगा दी। व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन g/3। अभी मैंने आपको बताया जब नीचे जाएगी, ठीक है, जब नीचे जाएगी तो वेट आपका घटेगा। तो आप मान लीजिए ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट आपका नीचे एक्सेलरेशन g/3 से जा रही है, और मैं मान लेता हूँ कि इस टाइम पर फ्लोर जो है आप पर n फोर्स लगा रहा है। ये जो वेट आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। जब नीचे की तरफ जाता है तो ये होता है mg माइनस a। इस a की वैल्यू बेटा यहाँ रख लो, तो ये हो जाएगा mg माइनस g/3। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, m, एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 3g माइनस g/3
तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 2g/3 टाइम्स ऑफ n, पहली बात। दूसरी बात क्या बोली उसने, अच्छा और ये जो इस टाइम वेट है, जो वेइंग मशीन जो वेट मेजर कर रही है, ये 20 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो आप चाहे लिख दो 20 = 2 mg/3, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या बोला, व्हेन द लिफ्ट गोज अप, ऊपर जाएगी तो जेड फोर्स नीचे लगेगी, ऑटोमेटिकली वेट बढ़ जाएगा, तो उसको मैं n डैश मान लेता हूँ, तो वो हो जाएगा mg + a, पर एक्सेलरेशन जिससे वो ऊपर जा रही है वो सेम है, तो दैट इज g + g/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सर ये आ जाएगा 4 mg/3। अब मुझे देख के बताओ क्या आप इसको 2 टाइम्स ऑफ 2 mg/3 लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। आप पहली इक्वेशन को अपना यूज करके देखो भाई, 2 mg/3 20 न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ रख लोगे, तो बेटा जी n डैश कितना आ जाएगा, 2 × 20, तो दैट इज योर 40 न्यूटन। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा था कि जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपकी रीडिंग कितनी आएगी वेइंग मशीन के अंदर, तो सर वो आ जाएगी 40 न्यूटन। आपको भी पता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो वेट बढ़ता है, ठीक, तो मतलब कि फ्लोर पर लगने वाली फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ अ मैन इन स्टेशनरी लिफ्ट, स्टेशनरी लिफ्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि वेट जो है mg के बराबर ही होता है, ठीक है। और व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे जाएगी तो आपका वेट घटेगा, तो नया वेट हो जाएगा mg - a। अब देखो कितना इजी हो गया, नहीं हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल हो गया सर। आपको सिंपली जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसको पकड़ना है बेटा, उसके बाद आपका चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इन दोनों का जो रेशियो है W/W' वो 3:2 है, तो आप लिख लेंगे 3:2 = mg - a। इसको अगर आप सॉल्व करते हो बेटा तो 3g - a = 2g, जिसको अपन 3g - 3a = 2g, तो इसको इधर लेके जाऊंगा बेटा, g = 3a, तो एक्सेलरेशन हो गया सर अपना g/3। बहुत बढ़िया, ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर? g/3, दैट इज योर बी ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन। रिपीट कर देता हूँ, एलिवेटर आपने बेटा देख लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फोर्स, सेकंड लॉ, न्यूटन्स के लॉज, ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है। अब हमारा अगला स्टेप है फ्रिक्शन, जो इसमें लास्ट चीज़ है। जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा तो आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। फ्रिक्शन में क्या होता है, पहले तो आप फ्रिक्शन के बारे में ही समझ लो क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, सबसे पहली चीज़ लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक्ट करती है टेंजेंशियली, है ना। हमेशा कैसे एक्ट करती है? टेंजेंशियली एक्ट करती है। ध्यान से समझना बेटा, कैसे एक्ट करती है? टेंजेंशियली एक्ट करती है। किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक बेटा। एक्ट इन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट बॉडीज। तो जो दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में है हमेशा उनके बीच में टेंजेंशियली एक्ट करती है। तुमने कहा कि सर इस बात को समझा भी दो कैसे। भाई मान लो कि एक फ्लोर है, ठीक है, ये रफ फ्लोर है, इसके ऊपर आपकी एक बॉडी मूव कर रही है, ये रही, ठीक है। ये अभी मैं थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया हूँ बेटा समझाने के लिए। ये मूव कर रही है आगे की तरफ को, जब इसका जो रिलेटिव मोशन है वो आगे की तरफ को है। मोशन किससे डिफाइन होता है? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी डिटरमाइन करती है मोशन को, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो मोशन आगे की तरफ होगा, ये रफ सरफेस है, तो इसके मोशन को अपोज करने के लिए बेटा ये वाली सरफेस इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगी। अब फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, पहली चीज। दूसरा बेटा जी ये ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ठीक है, इस बात को भी आप लिख लेंगे, ऑलवेज एक्ट इन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो अगर इस बॉडी पर पीछे की तरफ लग रही है तो वो वाली बॉडी इस पे आगे की तरफ को फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। देख लो आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में तभी काम करेगी। टेंजेंशियली एक्ट करती है, देख लो भाई बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं, टेंजेंशियली एक्ट कर रही है। इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन आगे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रही है। एक्ट इन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट बॉडीज, दो कॉन्टैक्ट बॉडी के बीच में लगती है और हमेशा पेयर में एक्ट करती है। ऊपर वाली बॉडी पर पीछे की तरफ, तो नीचे वाली बॉडी पर आगे की तरफ को लग रही है। पहली बात फ्रिक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब जो हमारे पास फ्रिक्शन होता है बेटा जी, जो फ्रिक्शन हमारे पास होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको अपन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और
क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोल देते हैं सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अगला कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, मोटा मोटी बातें इसके ऊपर की बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगी, इसलिए भाई ध्यान से समझ लेंगे। आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और अगला हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम आता है, ये फ्रिक्शन तब एक्ट करता है व्हेन बॉडी इज इन मोशन। ये कब एक्ट करता है, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। तो जब बॉडी आपकी मोशन में हो तब उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। दूसरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तब उन बॉडीज के कांटेक्ट के होने की वजह से जो उनमें फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग, ये बेटा जी आपकी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये बॉडी में तब लगता है जब बॉडी रेस्ट पे रहती है। अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हो, मान लीजिए आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई तो अभी बॉडी रेस्ट में है, तो आप खुद लॉजिकली सोचो अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो बॉडी रेस्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फोर्स के अगेंस्ट भी एक फोर्स लग रही है सेम मैग्नीट्यूड की बट अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस फोर्स को, लगती हुई फोर्स को जीरो कर रही है। तो अगर आपने बॉडी पे 10 न्यूटन लगाई तो रोकने वाली फोर्स भी कितनी होगी, 10 न्यूटन। अब ये 10 न्यूटन आई कहाँ से, ये सरफेस की वजह से है, जो रफ सरफेस है, तो ये कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स। पर ये फ्रिक्शन फोर्स अभी बॉडी को रेस्ट में रखे हुए है, तो इसका मतलब ये फोर्स क्या कहलाई जाएगी सर, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपने 10 की जगह 15 लगाई और बॉडी अभी भी रेस्ट में है तो ये आपकी अपोजिंग फोर्स भी कितनी होगी सर, 15 न्यूटन। तो इसका मतलब 10 से खुद ब खुद ही फोर्स क्या हो गई, 15 न्यूटन हो गई। कौन सी, स्टैटिक। तो इसलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है बेटा वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, बात ध्यान रखेंगे। फिर क्वेश्चन आता है तो सर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हैं। ये फोर्स बेटा जब एक्ट करती है जब बॉडी जस्ट इन मोशन हो, नहीं, ये अबाउट इन मोशन हो। ठीक है, तो जब बॉडी ऑलमोस्ट चल दी हो या चलने वाली हो तो उस टाइम पर जो स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू उस पे एक्ट हो सकता है उसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट होता है। कुछ लॉज होते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के, जैसे कि फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन कॉन्टेक्ट टिल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। तीसरा होता है बेटा जी लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियली, और ये ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। ये 4 आपके लॉज होते हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। उसमें से जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जब आप यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ, क्या नाम होता है सर, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको अपन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यही कोफिशिएंट अलग अलग फ्रिक्शन की वजह से अलग अलग तरीके से डिफाइन हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू_s, लिमिटिंग के लिए म्यू_l और काइनेटिक के लिए म्यू_k। इसमें जो सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा जिस कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो होता है लिमिटिंग। फिर कौन रहता है सर, स्टैटिक, और सबसे कम किसकी वैल्यू होती है, काइनेटिक। इसी वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन स्टैटिक इज स्ट्रॉन्गर देन काइनेटिक। फिर इसके लिए एक ग्राफ आपका पढ़ना होता है, जिस ग्राफ को पेपर में पूछा भी जा सकता है डायरेक्टली। वो क्या है कि आप एक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, तो जैसे जैसे आपकी फोर्स बढ़ती रहेगी वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहेगा। पर एक सिचुएशन पे जाकर, जिसको अपन लिमिटिंग बोलते हैं, उसके बाद आपका फ्रिक्शन घट जाएगा और उसके बाद जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका नाम रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये रिप्रेजेंट करता है बेटा काइनेटिक, ठीक है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, और वहीं पर ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन को। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक फोर्स ऐसी होगी जो रिप्रेजेंट करेगी आपकी लिमिटिंग। उसके बाद आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगी वो लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों से ही कम रहेगी जब बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके ऊपर जब हमें कोई क्वेश्चन करना है तो क्या ध्यान रखना है। तो बेटा जी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आपका स्टेप नंबर 1, जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन करो, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना रहता है। क्या फाइंड करना रहता है, आप सबसे पहले फाइंड करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही हमें डिटरमाइन करके देगा कि भाई मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे फिर आपको देखना है कि अप्लाइड फोर्स जो है क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है
या फिर जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पर रहेगी और जो भी अप्लाइड फोर्स होगी वो बेटा उसके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगी। और अगर फोर्स आपकी अप्लाइड ग्रेटर देन हुई लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो वो फिर मोशन कोज करेगी। अगर मोशन आपका जस्ट वाला है या इन मोशन है, मोशन भी दो होते हैं, एक तो बॉडी अगर जस्ट इन मोशन है या इन मोशन है। अगर जस्ट इन मोशन है तो आपकी जो नेट फोर्स होगी वो अप्लाइड माइनस स्टैटिक निकलेगी, और अगर आपकी इन मोशन है तो अप्लाइड माइनस काइनेटिक से निकलेगी। अब कोई बच्चा कहेगा कि अगर सर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट में से सिर्फ एक कोफिशिएंट दिया है तो आपको प्री डिफाइंड है कि बॉडी मोशन में है अगर काइनेटिक दिया है। पर अगर काइनेटिक नहीं दिया और स्टैटिक दिया है तब ये दो सिचुएशन बन के आएगी। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो भी फ्रिक्शन फोर्स, ये जो भी कोफिशिएंट दिया होगा उसके हिसाब से आपने फ्रिक्शन फोर्स निकाल के अप्लाइड फोर्स में से माइनस करके अपनी नेट फोर्स निकाल लेनी है। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी जो भी नेट फोर्स आप निकालेंगे वो नेट फोर्स अब उस बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है अपने क्वेश्चंस को करते हुए। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इतने पे बन जाएंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, सर आगे क्या पढ़ना है सर इसमें? आगे इसमें सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है बेटा, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक होता है बेटा जी आपका एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी अब थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, ध्यान से देखना बेटा, ये जैसे बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा पीछे की तरफ को, ठीक है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, लेट दैट एफ नेट। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया होगा उसको अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ कौन हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होगी एफ नेट। और आपको कौन सा एंगल निकालना है सर? ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ठीक है। तो जब आप इसमें से बेटा टेन थीटा निकालोगे तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा एफ आर बाय एन, एफ आर हो जाता है म्यू एन बाय एन, तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो है बेटा वो टेन थीटा के बराबर आ गई, मतलब कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो टेन थीटा के बराबर, मतलब कि 10 ऑफ दी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज बेटा वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्या बोलते हैं सर आप? मैक्सिमम एंगल ऑफ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैक्सिमम एंगल ऑफ, क्या बोल दिया सर आप? मैं बोल दिया मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्लाइड। ठीक है, क्या बोल दिए कि जैसे कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लिनेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिस एंगल पर ये जो बॉडी इसके ऊपर प्लेस थी, ये जस्ट स्लाइड कर दी, खाली अभी मोशन में आई नहीं है, अबाउट टू मोशन है, मतलब जस्ट इन मोशन आई है, तो उस एंगल को ही अपन क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बेटा। इस एंगल ऑफ रिपोज का 10 भी, वो भी किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रहता है। तो इतने कॉन्सेप्ट आपको बेटा इसके अंदर याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे से पहला क्वेश्चन क्या बोल दिया? मैक्सिमम एक्सेलरेशन के ऊपर है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच 50 kg बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। ठीक है, तो क्या बोल दिया बेटा जी? एक ट्रेन है, ट्रेन का एक फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, और ये ट्रेन आपके पास आगे चल रही है और ये स्टैटिक है। ठीक है, आपको पता है कि अब ये डब्बा जो है एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इस पर सीडो फोर्स लगनी तय है। ठीक है, तो बेटा जी इस पर सीडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगी। अब सीडो फोर्स की वजह से बॉडी कहाँ जानी चाहिए? पीछे जानी चाहिए। पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब आगे की तरफ को इसको फ्रिक्शन होल्ड करके रखा हुआ है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया सीडो फोर्स के बराबर। इसका मास अगर m है तो बेटा जी सीडो फोर्स हो जाएगा ma, इसका वेट अगर mg है तो आपको पता है न्यू n के बराबर फ्रिक्शन फोर्स होगा, और n यहाँ पर mg के बराबर है। तो अगर मैं वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ तो न्यू टाइम्स ऑफ mg इज इक्वल्स टू ma, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया बेटा जी आपका म्यू जी। इस फॉर्मूले को आप कभी भी, है ना, फ्रिक्शन के अंदर, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर आप चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमारे से क्वेश्चन में कितनी गिवन थी?
0.3 और g हो गया बेटा जी आपका 10, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पहली बात आपने ध्यान रखनी है, दैट इज योर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे से क्या बोलता है, ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दिस एंड दिस, इफ द फोर्स पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 4 न्यूटन इज अप्लाइड टू द बॉडी, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसके ऊपर करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप इसके ऊपर करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए बेटा जी कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए बेटा जी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि आप सबसे पहले अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो आप अपने क्वेश्चन को देखो, इसमें भी हमारे से बोल दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग कितना है। अगर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है तो उसके लिए मुझे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए लगेगा बेटा म्यू एल इंटू एन। तो म्यू एल इसमें जो है वो 0.5 है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को ही अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ मान लेंगे, और एन जो हो जाएगा वो एम जी के बराबर हो जाएगा। मास ऑफ द बॉडी इज 4, तो ये हो गया 4g। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालता हूँ तो वो आ गया 4.5 टाइम्स ऑफ एन, एन इज योर 4, जी इज योर 10। तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया सर 20 न्यूटन। अब जरा आप सोच कर देखो, आपसे क्या बोल दिया कि जो डब्बा है उस पर लगने वाली फोर्स 4 न्यूटन है, पर उसको रोकने वाली जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो 20 न्यूटन है। अब आप खुद सोचो, अप्लाइड फोर्स इज, है ना, क्या बोले सर, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन, जो लगने वाली फोर्स है वो रोकने वाली फोर्स से कम है, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में रहेगी। और आपको पता है जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो कोई भी अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाती है सर, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो एफ एस इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। तो क्या आंसर आ गया सर अपने पास 4 न्यूटन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत लंबा आपको दिखेगा पर है बहुत ईजी। अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब बॉल रेस्ट अपॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर ऑन अ टेबल, द पेपर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बट क्विकली टुवर्ड्स द राइट। तो इधर की तरफ को जो ये है पेपर इधर खींच लिया, एज शोन रिलेटिव टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टेबल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है पर थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, डायरेक्टली नहीं बनेगा, स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आपसे दे दिया, उसने बोला कि एक बॉल है, ये बॉल आपके पास रखी हुई है एक फ्लैट पेपर के ऊपर, आपने फ्लैट पेपर को एकदम से झट करके निकाल दिया। आपसे बोल दिया रिमेन स्टेशनरी इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द बॉल। ट्रू है, आपके पास अगर बॉल के अंदर, है ना, ये बॉल हो गई, ये पेपर हो गया, जब आप पेपर और बॉल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया को होल्ड करेगा और ये रेस्ट पर ही रहेगा। बिल्कुल बात सही है। पर अगला क्वेश्चन बोल दिया मूव्स टू द लेफ्ट, मतलब पीछे की तरफ को चलेगा, एंड स्टार्ट रोलिंग बैकवर्ड दैट इज टू द लेफ्ट इफ देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द बॉल। बिल्कुल ये बात भी सही है। तुमने कहा सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, क्यों भाई? एक चीज बताओ, उसने बोला कि अगर इस बॉल में और इस पेपर के अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब एक चीज देख के बोलो, आपने इसको आगे की तरफ खींचा, तो जब आपने इसको आगे की तरफ खींचा तो आप बच्चों को पता है कि भाई रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट कौन एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो इसका रिलेटिव मोशन मतलब कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें मोशन कहाँ हो रहा है, आगे, तो इसका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ है, तो इसका मतलब इससे पीछे की तरफ क्या लगेगा सर, फ्रिक्शन लगेगा। तो जब इस बॉडी पर पीछे की तरफ को फ्रिक्शन लगेगा और ये रोलिंग बॉडी है, तो वो क्या करेगी, इस बॉडी में पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाने की वजह से इसको रोल डाउन कर देगी, मतलब रोल इन बैकवर्ड डायरेक्शन कर देगी। ये बात है इतनी समझ में? बिल्कुल है सर। तो इसकी वजह से ये पीछे की तरफ को रोल करके चलना स्टार्ट कर देगा, और यही आपका सेकंड पॉइंट बोलता है मूव्स टू द लेफ्ट एंड स्टार्ट रोलिंग बैकवर्ड। कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिक्शन के होने की वजह से आपका क्या हुआ, फ्रिक्शन होने की वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स लगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। आपका रिलेटिव मोशन आगे की तरफ था, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ को लगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये आपके पास बॉल जो है पीछे की तरफ को रोल करके चलने लग गई। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो दैट इज ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसमें हमारे से क्या बोला है कि इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर आपने एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। इस डब्बे का आपको पता है एफबीडी जब आप बनाएंगे तो इसका एक वेट कहाँ जाता है, मतलब इसका वेट कहाँ जाता है, नीचे। इस पे कांटेक्ट फोर्स कहाँ जाएगी सर, ऊपर। ये एंगल थीटा उन्होंने मेंशन किया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज म्यू, इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन है। फोर्स F1 रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन में इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला कि कितनी फोर्स हो F1, है ना, मतलब कि F कितना वैल्यू हो फोर्स F1 का जो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ चलाए, ठीक है। अब चला रही है,
ठीक है, कंडीशन नहीं पूछी है, चला रही है। तो अगर ये ऊपर को चला रही है F1 फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा इसमें, नीचे की तरफ को, क्योंकि रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगता है। अभी यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भैया आपको इसको सबसे पहले रिजॉल्व करना है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट जाता है, आप सब बच्चे पढ़े हैं mg cos थीटा। जिस बच्चे को नहीं पता वो यहाँ समझ लेगा, ये एंगल थीटा, थीटा जिसके साथ एंगल होता है उसमें cos कंपोनेंट है, उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, mg sin थीटा। तो ऊपर लगने वाली फोर्स, क्योंकि वो मोशन कोज कर रही है तो ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स से ज़्यादा होगी। पर उसने हमारे से क्वेश्चन में क्या बोला, खाली रिक्वायर्ड है उसको अभी मूव करने के लिए, तो मुझे भी इनिशियल कंडीशन निकालनी है। तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मान लेते हैं कि ऊपर लगने वाली फोर्स अब नीचे लगने वाली फोर्स के बराबर हो गई, दैट इज Fr प्लस mg sin थीटा। और Fr की वैल्यू कितनी होती है सर, म्यू इंटू एन, एन mg cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो आप बच्चों ने इसकी वैल्यू को यहाँ रख लेना है, तो F1 हो गया सर म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। बेटा ध्यान रख लेंगे, ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी आता है जिसमें वो पूछ लेता है मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स कितनी है इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। उस कंडीशन के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, मिनिमम फोर्स उसको बोलते हैं कि जब ये बॉडी नीचे की तरफ को चल रही हो, बस आपने उसको रोकना है, तो उस टाइम पर फॉर्मूला हो जाता है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। और जब मैक्सिमम फोर्स जो मोशन एक्चुअल में कॉज करे, तो उसके लिए हमने बेटा वैल्यू को सेटिस्फाई करा लिया, फाइंड कर लिया, उसका आंसर हो जाता है म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। तो आप देख लो म्यू mg cos थीटा कहाँ गया, म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, दैट इज योर ए ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन को देखते ही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि दो ब्लॉक है, ए और बी का ब्लॉक है। ए का जो मास है वो 2 kg है और बी का जो है बेटा 8 kg है। कॉम्बिनेशन इज प्लेस्ड ओवर द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो नीचे वाली सरफेस भी आपकी रफ है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द फ्लोर, जो बी एंड फ्लोर है इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 हमारे से बोल दिया बेटा। और जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका जो हो गया ये 0.4 हो गया। और हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन, आपसे बोल दिया कि इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी, तो जो ये ऊपर वाले ब्लॉक है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला आपको क्या बताया था मैंने कि जब भी आप फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। तो इसमें अगर आप बेटा फ्लोर एंड ब्लॉक बी के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। इस पूरी बॉडी को एक इकट्ठे ट्रीट करो तो ये हो गया 10 kg, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नीचे की तरफ को लगेगा वो 10g और ऊपर की तरफ को लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो n हो गया आपके पास 10g। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो गया 0.5 इंटू 10 इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 50 न्यूटन। तो आपने क्या फाइंड किया, आपने ये फाइंड किया कि भाई आपका अभी यहाँ पर जो रोकने वाली फोर्स है वो 50 न्यूटन है और चलाने वाली फोर्स 10 न्यूटन है। अब खुद सोचो, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, है ना, मूव नहीं करेगी। और जब बॉडी मूव नहीं करती तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाता है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाता है। पर अगर वो ये पूछता कि नीचे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है तो तब 10 न्यूटन आंसर होता, पर उसने किस में पूछा है, ए और बी के बीच में। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन से ज़्यादा है तो ये दोनों डब्बे, नीचे वाला डब्बा भी ऊपर वाला डब्बा भी, दोनों रेस्ट पे रहेंगे। जब दोनों डब्बे रेस्ट पे रहेंगे तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी बॉडी के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और जब रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करती है, तो हम बोलेंगे ए और बी आपका रेस्ट पर है, एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली नो रिलेटिव मोशन। सो इट मीन्स कि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, दैट इज योर डी ऑप्शन। ठीक, तो होप्स हो कि बेटा आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। ये पूरा चैप्टर है, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारे क्वेश्चंस है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप्स हो कि आपके लिए वीडियो बेटा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और जो हमारा मिशन है द नर्सिंग मिशन उसको आपका बूस्ट करे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे मिलूंगा। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।